नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर रेगुलरली प्रिपरेशन चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो इसमें देखिए जो बच्चे जनरल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, चाहे वो यूजी के बच्चे हों या पीजी के बच्चे हों, यूजी या पीजी दोनों में से किसी के भी बच्चे हों, तो देखिए जिनके सब्जेक्ट्स में जनरल टेस्ट का पेपर होगा, ओके, तो उनसे संबंधित देखिए हमारी जीके और जीएस की क्लास रेगुलरली चल रही है। उसी से संबंधित देखिए आज हमारा चौथा नंबर का वीडियो है। 3 वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर वो पुरानी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग जनरल टेस्ट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग ये पुरानी जो 3 वीडियोस में ऑलरेडी करा चुका हूँ उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने CUET 2020 की जनरल टेस्ट की जीके और जीएस की टॉप 25 क्वेश्चंस की क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जीके और जीएस सेक्शन का। ओके, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच फूड कंपोनेंट हेल्प आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, यानी कि भोजन का वह कौन सा हिस्सा, ठीक, जो हमारे शरीर को मदद करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, वह कौन सा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन या विटामिन्स। तो इन चारों में से कौन सा भोजन का वह हिस्सा होता है जो हमारे शरीर को रोगों से, बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। ठीक, तो जल्दी आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन या विटामिन्स। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बनेगा विटामिन्स। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है ये याद रखिएगा बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। प्रोटीन देखिए जो होता है, प्रोटीन और मिनरल्स, प्रोटीन और मिनरल्स हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं, ग्रोथ। और जो विटामिन्स होता है यही देखिए हमको प्रोटेक्ट करता है ये हम डिजीजेस से। इसीलिए देखिए जब कोविड का टाइम था तो उस समय सब लोग कहते थे कि विटामिन सी का कंजम्पशन ज़्यादा करिए, इससे क्या हो गया, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है आपसे, एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्ड ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नो कलर अपीयर्स, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारे कलर्स को, ऑल कलर्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले में देखिए कोई भी कलर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मतलब सारे कलर्स को एब्जॉर्ब तो करता है बट कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो वह कौन सा कलर होता है आपका, व्हाइट, ग्रे, ब्लू या ब्लैक। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है इसमें से जो आपका देखिए सारे कलर्स को एब्जॉर्ब तो करता है बट रिफ्लेक्ट कोई भी कलर नहीं करता है। तो देखिए जो ब्लैक कलर होता है ना, वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है बट रिफ्लेक्ट नहीं करता। अभी आपको देखिए बंद कमरे में रख दिया, मतलब छोड़ दिया जाए और उसमें प्रकाश हो ही ना, लाइट एकदम हो ही ना वहाँ पे, क्लियर, तो आप देखिए कोई भी चीज़ देख ही नहीं पाएंगे, पूरा अंधेरा रहेगा वहाँ पे। जिससे क्या होगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो रिफ्लेक्शन का काम नहीं करता, इसीलिए देखिए जब तक कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए ब्लैक कलर जो होता है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब तो करता है बट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जायंट कोका कोला लोकेटेड, यानी कि कोका कोला कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सिंपल सी चीज़, इसका आंसर देना आपको। कोका कोला कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू जर्सी, सॉरी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, एटलांटा या फ्लोरिडा। ओके, तो ये सब जान रहे होंगे आप लोग, सब यूएस के शहर से हैं, ये सब के सब यूएस के स्टेट्स हैं। तो आपको बताना है जो कोका कोला कंपनी है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो याद रखिएगा जो कोका कोला कंपनी है ना वो आपका एटलांटा, जॉर्जिया, यूएस में सिचुएटेड है। ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को यहाँ से फैक्ट बता दूं मैं, आप लोग देखे होंगे जो यूएस का फ्लैग होता है ना, उस यूएस के फ्लैग पे यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टार्स लगे होते हैं। ठीक, तो कोई बता सकता है कि वहाँ पे कितने स्टार्स होते हैं।
चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए जो यूएस का जो फ्लैग होता है ना, जो उस पर देखिए स्टार्स लगे होते हैं ना, वो टोटल 50 स्टार्स होते हैं। और ये जो देखिए 50 स्टार्स होते हैं ना, वो 50 स्टार्स आपका रिप्रेजेंट करता है कि यूएस के 50 स्टेट्स को। यानी कि यूएस में देखिए टोटल 50 स्टेट्स हैं, और वही 50 स्टेट्स को देखिए जो रिप्रेजेंट करता है आपका, वो आपका ये यूएस का फ्लैग में जो 50 स्टार्स लगे होते हैं वही रिप्रेजेंट करता है। वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग, हमारे पास यूएस का झंडा है, ठीक। तो इसमें देखिए जो 50 स्टार्स होते हैं ना, ये देखिए आप काउंट करेंगे तो ये 50 स्टार्स होते हैं। तो यही जो 50 स्टार्स होते हैं ना, ये यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं। तो वही टोटल 50 स्टेट्स का देखिए जो रिप्रेजेंट करता है, ये 50 स्टार्स करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेम द कंट्री दैट लॉन्च्ड द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट इनटू स्पेस। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी पहली कंट्री है, इनमें से कौन सी ऐसी पहली कंट्री जिसने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। जल्दी आंसर करिए आप लोग। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ओके, जापान और इंग्लैंड। तो जल्दी आंसर करिए आप लोग कि इनमें से कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहला सैटेलाइट अपना स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था, ठीक। तो आप लोग देखिए कोविड के टाइम में एक वैक्सीन भी ईजाद हुई थी जिसका नाम था स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5, आपको पता होगा, क्लियर। तो किस कंट्री का था? रशिया का। तो रशिया देखिए, जब रशिया का विभाजन नहीं हुआ था तो उसके पहले रशिया किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का हिस्सा था। यानी कि देखिए जो स्पुतनिक फर्स्ट है, जो दुनिया की देखिए सबसे पहली मिसाइल थी, ठीक, उसको लॉन्च करने वाला जो देश था वो यूएसएसआर था, ठीक। और इसका देखिए जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका 4 अक्टूबर 1957 को। याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1957 को क्या बोलते हैं, यूएसएसआर ने पहला क्या बोलते हैं जो सैटेलाइट था स्पुतनिक 1 उसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्लियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल। जल्दी आंसर करिए, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा जो भारत का आयरन मैन है, जिसे लौह पुरुष ऑफ भारत कहते हैं, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे देश के सबसे पहले होम मिनिस्टर बने थे। यानी कि हमारे देश के सबसे पहले होम मिनिस्टर जो थे वो यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और एक चीज़ आप लोग को पता है, इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी के समय हमारा देश बिखरा हुआ था। बिखरा इन द सेंस कि वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए लगभग 562 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर जो इस समय हम लोग भारत देखते हैं ना, वो सारे भारत का निर्माण किए थे। यानी कि सोचिए 562 स्टेट्स ऐसे थे, प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो अलग अलग बिखरे हुए थे, लेकिन उनको एक साथ लाकर उन्होंने एक भारत को एक सूत्र में पिरोया था। दैट्स वाई इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कहा रहा है। हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर। यानी कि लॉर्ड महावीर के जो सबसे पहले शिष्य थे वो कौन थे? याद रखिएगा, लॉर्ड महावीर के जो सबसे पहले शिष्य थे वो कौन थे? लॉर्ड महावीर कौन थे? आप सब जानते होंगे। जो महावीर जी थे वो जैनिज्म के 24th नंबर के तीर्थक थे, गुरु थे। क्लियर, लॉर्ड महावीर। तो इनके सबसे पहले जो शिष्य थे वो कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चरवाक या जमाली। तो जल्दी आंसर करिए कि जो लॉर्ड महावीर थे उनके सबसे पहले शिष्य कौन थे?
तो लॉर्ड महावीर के देखिए जो सबसे पहले शिष्य थे ना वो थे जमाली, और जमाली पता है इन्हीं के सन इन लॉ थे। जमाली जो थे वो लॉर्ड महावीर जी के सन इन लॉ थे। तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन एक्चुअली अराइज होता है कि देखिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉर्ड महावीर जो थे वो जैनिज्म के 24th नंबर के गुरु थे। तो पहले नंबर के गुरु कौन थे, तो आइए वो भी बता देता हूँ मैं। जो जैनिज्म के जो फर्स्ट गुरु थे वो आपके थे ऋषभ देव, ऋषभ देव, कहीं कहीं ऋषभ नाथ भी उनका नाम मिलता है। और जो देखिए 23 नंबर के गुरु थे वो थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें तो अभी मैंने बताया, जो 24वें गुरु थे वो थे आपके लॉर्ड महावीर। क्लियर? इन्हीं को असली क्या बोलते हैं संस्थापक माना जाता है जैनिज्म का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ट्राइब इन इंडिया, यानी कि इसमें से भारत में सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है। यानी कि ये ट्राइब मतलब देखिए होता है आपका जनजाति, तो इसमें इन चारों में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। टोडाज, भिल्स, गारोज या गोंड्स। तो आपको बताना है कि इन चारों में से भारत के सबसे बड़े ट्राइब्स कौन है या भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है। क्लियर? तो याद रखिएगा जो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति होती है वह जनजाति आपकी गोंड जनजाति होती है। और देखिए जो गोंड जनजाति है ना वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं, एसटी कास्ट का दर्जा मिला हुआ है, एसटी कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है, एक्सेप्ट यूपी एंड असम। यूपी एंड असम में ये आपके एसटी नहीं है। यूपी में देखिए जो इनकी कैटेगरी है ना वो एससी की है, याद रखिएगा, एसटी की ना होकर एससी की उत्तर प्रदेश में। वेल आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा कि इंडिया की लार्जेस्ट क्या बोलते हैं ट्राइब कौन सी है, तो वो आपकी गोंड जनजाति है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच ऑर्गन इन द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीजेस जॉन्डिस, यानी कि जब देखिए मनुष्य को, किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस की बीमारी होती है, तो उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि जॉन्डिस से हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। हार्ट, लिवर, वेट अ सेकेंड, स्प्लीन या गैल ब्लेडर। तो जल्दी आंसर करिए कि क्या बोलते हैं जॉन्डिस से प्रभावित होने वाला हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा है। जॉन्डिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा है। तो देखिए जॉन्डिस से प्रभावित होने वाला जो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी का हिस्सा है वो होता है लिवर। ये याद रखिएगा, लिवर से प्रभावित जॉन्डिस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हिस्सा लिवर भी है। और अगर देखिए ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको पता है मनुष्य को लीवर कैंसर तक हो सकता है, लीवर कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए जॉन्डिस का इलाज टाइमली बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे। द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, यानी कि देखिए जो आसमान का रंग है वो ब्लू यानी कि नीला दिखाई देता है, क्यों, इसका क्या कारण है। जो क्या बोलते हैं आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है उसका क्या कारण है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स या डिस्पर्सन। जल्दी आंसर करिए आप लोग, बताइए। तो बचपन में आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे फिजिक्स की क्लास में कि जो आसमान का कलर है वह नीला क्यों दिखाई पड़ता है। रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स की वजह से या डिस्पर्सन की वजह से। तो याद रखिएगा जो आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है वो स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से दिखाई पड़ता है। ओके, इसमें क्या होता है देखिए जो ब्लू लाइन होती है ना, ब्लू लाइट होती है ना, आप लोग देखिए पढ़े होंगे क्लास में एक विबग्योर, विबग्योर, वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब आपका ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। तो इसमें देखिए जो ब्लू कलर होता है ना, तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है ना वो शॉर्टर होती है, इसीलिए वो देखिए क्या होता है स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। तो उसी वजह से क्या बोलते हैं हमको आसमान का रंग सुबह के टाइम क्या बोलते हैं नीला दिखाई पड़ता है। और एक क्वेश्चन देखिए और पूछता है कि बताइए आसमान का ओरिजिनल कलर क्या है। जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो आसमान का जो असली कलर है वो क्या है, आसमान का ओरिजिनल कलर क्या है, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द टर्म GUI स्टैंड फॉर, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो GUI होता है वह किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन या ग्राफिकल यूज़र इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आपको बताना है। तो देखिए जो GUI का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, यानी कि वह जानवर जो देखिए प्लांट्स और जानवर दोनों खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, यानी कि वह एनिमल्स जो प्लांट्स और जानवर दोनों खाते हैं उनको क्या कहा जाता है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कार्बीवोरस, ओमनीवोरस या ऑल ऑफ द एबव। ओके, जल्दी आंसर करिए आप लोग कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्कूल के टाइम में ये सब पढ़ाया जाता है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो क्या बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो दोनों का कंजम्पशन करते हैं, जो दोनों का कंजम्पशन करते हैं प्लांट का भी और एनिमल्स का भी, वो ओमनीवोरस होते हैं। देखिए जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, जो ह्यूमंस होते हैं ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोरस की कैटेगरी में। हर्बीवोरस आप सभी जानते हैं, जो साग सब्जी मतलब सादा खाना खाता है वो हर्बीवोरस की कैटेगरी में आता है, लाइक गोट, काऊ, डियर, हॉर्स, ये सब क्या है हर्बीवोरस है। और देखिए जो सिर्फ मांसाहारी चीज़ें खाता है वो देखिए क्या होता है कार्निवोरस होता है। इसमें देखिए आपके लाइक टाइगर, लॉयन ये लोग आ जाते हैं, ठीक। और ओमनीवोरस जो होता है वो दोनों खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है, ठीक। नीति आयोग का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है वो आपका देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस समय देखिए हमारे नीति आयोग के जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर। आइए नीति आयोग के बारे में मैं आप लोगों को कुछ समझा दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो वेट अ सेकेंड। सबसे पहले देखिए जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है। जो नीति आयोग होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जो नीति होती है ना, इसी नीति का फुल फॉर्म हमारा बनता है नेशनल, ये सब कॉपी पेन लेके आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये सब। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, आयोग, ये होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। क्लियर। अब देखिए और क्वेश्चन एक बनता है। तो अभी जैसे हम लोग देखें कि जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है इसका, वो कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। करंट में कौन है सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का, नीति आयोग का चेयर पर्सन कौन है। तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो इस समय करंट में चेयर पर्सन है वो है सुमन बेरी। क्लियर। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए क्या बोलते हैं, हाँ चेयरपर्सन हो गया, कि नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयर पर्सन, जिसको हम लोग CEO के नाम से भी जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑफिसर। तो इस समय हम नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन या CEO है वो कौन है, तो वो याद रखिएगा जो फिलहाल है वो आपके भूतपूर्व IAS ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर,
परमेश्वरन अय्यर जी इस समय आपके सीईओ हैं। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। और एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री, जो इस समय फिलहाल नरेंद्र मोदी जी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स है, तो अच्छे से आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए, डांडिया इज पॉपुलर डांस ऑफ द स्टेट ऑफ। डांडिया किस स्टेट का पॉपुलर डांस फॉर्म है? जल्दी आंसर करिए। डांडिया देखिए जो होता है वो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है? गुजरात, असम, झारखंड या महाराष्ट्र? तो जल्दी जल्दी आंसर करिए, बताइए कि किस स्टेट का डांडिया जो है वो फोक डांस है। तो हम सब जानते हैं डांडिया जो देखिए फोक डांस है वो गुजरात का है। ठीक, नवरात्रि के ओकेशंस पर डांडिया का प्रोग्राम किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन और बनता है कि असम का आपका क्या बोलते हैं, लोक नृत्य क्या है, मतलब फोक डांस क्या है? तो असम का याद रखिएगा बिहू है। ये सब आप लोग नोट करते रहिएगा कॉपी पेन लेके। ठीक, असम का फोक डांस आपका बिहू है। झारखंड का भी देखिए पूछता है आपसे, तो झारखंड का याद रखिएगा संथल, संथल। और महाराष्ट्र का देखिए लावणी। ये आपके हर स्टेट्स के, मतलब इन चारों स्टेट्स के फोक डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द बुक नृत्य शास्त्र वॉज रिटन बाय, यानी कि नृत्य शास्त्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। जो नृत्य शास्त्र बुक है, नाट्य शास्त्र बुक, वो किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि, नारद मुनि, जंडू मुनि या व्यास मुनि? तो आंसर करिए, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र जो है वो आपका भरत मुनि द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो वर्धमान महावीर हैं वह और किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। जो वर्धमान महावीर हैं वो और किस नाम से जाने जाते हैं? जिना, ग्रेट टीचर, ग्रेट प्रीचर या जैना? तो बताइए जो वर्धमान महावीर हैं वो और किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए जल्दी आप लोग। जो महावीर जी हैं, वर्धमान महावीर, वो और किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर जो है और एक जिना नाम से जाने जाते हैं। जिना का अर्थ होता है कॉन्क्यूरर, कॉन्क्यूरर, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे। रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि रणजी ट्रॉफी जो होता है उसका संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेलों से है? तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। और भी आइए कुछ बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका आंसर अगर किसी और तरह से पूछे तो आप लोग आंसर कर सकें। देखिए जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं ना, उसमें बहुत सी ट्रॉफियाँ होती हैं। तो उसमें देखिए क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है वो सब आपको बता दे रहा हूँ मैं क्रिकेट में। क्लियर? देखिए सबसे पहले तो होता है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। दूसरा देखिए आप बोल सकते हैं दी दुलीप ट्रॉफी। फिर देखिए दी विजय ट्रॉफी। ये सब देखिए क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज है। विजय ट्रॉफी। क्लियर? दी देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। फिर देखिए आपका होता है द ईरानी ट्रॉफी। ये सब देखिए आपके क्रिकेट संबंधित ट्रॉफीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा है 17, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यानी कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है वो आपको बताना है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इस बुक के लेखक कौन है? जेबी कृपलानी, एमके गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद्र गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? तो जल्दी आंसर करिए कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये किसकी किताब है?
बताइए, जल्दी आंसर करिए आप लोग कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो किताब है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा। आइए और कुछ बुक्स बता देता हूँ मैं इनके द्वारा जो लिखी गई है। वेट अ सेकेंड, देखिए सबसे पहला देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई बुक सत्य एक प्रयोग। सत्य, ये सब इंपॉर्टेंट बुक से पूछता है। एक प्रयोग। दूसरा देखिए आपका हिंद स्वराज। फिर आप बोल सकते हैं तीसरा दी वर्ड्स ऑफ गांधी। नहीं, दी वर्ड्स ऑफ गांधी महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है, माफ़ करिएगा, एक्चुअली गांधी जी द्वारा ही वो लिखी गई है। थोड़ा डाउट हो रहा था मेरे को। सो द वर्ड्स ऑफ गांधी। क्लियर? हरिजन, ये सारी किताब महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। ओके, और भी बहुत सी बुक्स हैं। और अभी हम लोग एक किताब यहाँ पे ही देखे हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है, आपको बताना है। जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है, फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी या प्रेसिडेंशियल्स। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग, जो भारत का संविधान है वो किस टाइप का संविधान है, फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है या प्रेसिडेंशियल है। तो देखिए जो भारत का संविधान है ना वो क्वासी फेडरल है। क्यों क्वासी फेडरल है, क्योंकि ये देखिए आपका क्या बोलते हैं, जो इसमें फीचर्स होते हैं ना वो बोथ होते हैं। बोथ किसके, एक फेडरल के भी होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के, और यूनिटरी गवर्नमेंट के भी होते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि देखिए जो महात्मा गांधी का डांडी मार्च था वह किससे संबंधित था। ठीक, खिलाफत मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से या क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो जल्दी से आंसर करिए, जो महात्मा गांधी का डांडी मार्च था वह किससे एसोसिएटेड था, किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा जो महात्मा गांधी जी का डांडी मार्च हुआ था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित था। इसकी शुरुआत, जो डांडी मार्च देखिए जो शुरू हुआ था आपका, इसकी शुरुआत देखिए 12 मार्च 1930 से हुई थी। ठीक, गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, याद रखिएगा गांधी जी देखिए, इसके थोड़ा आपको बता दूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। वेट अ सेकेंड, गांधी जी देखिए 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम आप सभी लोगों ने सुना होगा, गुजरात में है, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किए थे, जिनके बीच की जो कुल दूरी थी ना वो कुल दूरी लगभग आपकी क्या बोलते हैं 385 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी, 385 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी। ठीक, तो जिसमें देखिए गांधी जी के साथ उनके 78 फॉलोअर्स शामिल थे, मतलब 78 लोगों के साथ क्या बोलते हैं गांधी जी साबरमती से दांडी तक मार्च किए थे, जिनके बीच की दूरी देखिए 385 किलोमीटर थी। फिर वह देखिए क्या बोलते हैं 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सॉल्ट लॉ जो था, नमक का कानून जिसको बोलते हैं, सॉल्ट लॉ उसको ब्रेक किया था। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के इसमें से रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज, चाणक्य या सेल्यूकस निकेटर। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र सब जान रहे हैं कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो चाणक्य हैं। कितने इसमें जो होंगे सीबीएसई आईसीएसई वाले वो सोच रहे होंगे कि एडम स्मिथ का नाम क्यों नहीं है। आप लोगों को एक बात बता दूं, जो ये अर्थशास्त्र की बात हो रही है बोले तो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स आपकी प्राचीन भारत की बात हो रही है, बोले तो एंशियंट पीरियड की बात हो रही है। ठीक, तो जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी वो पॉलिटिकल बेस्ड था, वो आपका पॉलिटिकल बेस्ड था।
और अगर जो बच्चे एडम स्मिथ का नाम सोच रहे हैं, क्योंकि वो देखिए बचपन से पढ़ते आए होंगे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का उनको एक ही चीज़ सिखा दिया गया होगा, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ देखिए जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनका जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र वो पॉलिटिकल बेस ना होकर मनी बेस था, ये याद रखिएगा। लेकिन असल में जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे वो थे चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है आपसे, नेम द इंस्क्रिप्शंस दैट मेंशंस अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलाज। यानी कि गांव संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन था, विलेज संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके जो इंस्क्रिप्शन है, उसके जो लेख हैं, वो चोलाज में कहाँ पर मिले गए हैं। चोलाज जो आपका एक वो था, क्या बोलते हैं, साम्राज्य था। तो चोला साम्राज्य में जो गांव से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशंस मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? जूनागढ़, वेट अ सेकेंड, उत्तरमम्यूर, ऐहोल या नासिक। तो जो चोला संबंधित आपका क्या बोलते हैं, जो गांव से संबंधित इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं वो आपको बताना है। तो देखिए जो गांव संबंधित चोला के समय के जो साक्ष्य मिले हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, वो देखिए आपका उत्तरमयूर में मिले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था। जैसे देखिए वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? राजा जी, गांधी जी, नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताइए सरदार क्या बोलते हैं टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? तो सरदार टाइटल याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। क्लियर। महात्मा गांधी जी ने ही सरदार टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। और इससे मिलिए ये महापुरुष जो हैं, महापुरुष क्या बताऊं, अब यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता मैं। इसी की देन है, आपको पता है 1940 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको पता है मुस्लिमों के लिए एक अलग से पाकिस्तान कंट्री की मांग की थी। आप लोगों को ये पता है ये चीज़ लाहौर अधिवेशन में 1940 में आईएनसी के जो समिट हुई थी उसमें इसने ही पाकिस्तान की अलग देश की मांग की थी। सोचिए अगर इसने मांग नहीं की होती, बात बढ़ी नहीं होती, तो आज पाकिस्तान देश भी हमारे देश का एक हिस्सा होता, अभिन्न अंग होता। इवन दो देश देखिए एक साथ आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान। आज भारत देखिए मंगल पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान अभी ये सोच रहा है कि हम भारत में कैसे घुसे। सोचिए यही फ़र्क है दो देशों की आइडियोलॉजी में। अगर आपका नेता पावरफुल हो तो आपका देश हमेशा आगे ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए, वेयर इज द फेमस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इन जापान लोकेटेड। यानी कि जापान में सब जो सुप्रसिद्ध शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ठीक, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ओसाका, हिरोशिमा, कोबे या नागासाकी। ठीक, तो जल्दी आंसर करिए इसका आप लोग। आई नो आप लोग को पता नहीं होगा, कोई नहीं मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए जो जापान में फेमस शिप इंडस्ट्री है वो आपका कोबे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ। जो इंदिरा पॉइंट है वह देखिए जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो मतलब क्या बोलते हैं, किसके टिप, मतलब किसके आसपास है? मालदीव्स या लक्षद्वीप्स या अंडमान एंड निकोबार्स दी आइलैंड या धनुषकोडी। तो जल्दी से आंसर करिए इसका आपका। जो हमारा इंदिरा पॉइंट है हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट, वह किसके आसपास है? मालदीव के पास, लक्षद्वीप के पास, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास या धनुषकोडी के पास। तो याद रखिएगा जो इंदिरा पॉइंट है ना, जो हमारे देश का मोस्ट सदर्नेस्ट पास है, सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु पे है, वो आपका अंडमान और निकोबार के आसपास है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन। तो बताइए चिल्का लेक आपको एक चीज़ पता है? तो चिल्का लेक जानते हैं आप लोग, ये हमारे देश की, हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सॉल्टी वाटर की लेक है। जो चिल्का लेक है वो हमारे देश की खारे पानी की सॉल्टी वाटर की सबसे बड़ी लेक या झील है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने आज भी कुल 25 क्वेश्चन निपटा दिए जनरल टेस्ट के। 4 क्लासेस देखिए हमारी हो चुकी है।
तो क्या बोलते हैं, बस यही रहेगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही एक विनती रहेगी आप लोगों से। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के क्लासेस से प्रभावित हो सकें और उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।